हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार एपीओ 2009 के जो भी एविडेंस एक्ट के क्वेश्चन 2009 वाले एपीओ के एग्जाम में आए हैं वो सभी। आप सभी को इसी बात के बारे में तो जानकारी होगी ही कि पहले जो सिलेबस था 2011-13 तक जो भी पेपर हुआ था वो उसका सिलेबस और अभी जो एग्जाम फॉर्म फिल हुए थे तो नोटिफिकेशन में साफ दिया हुआ था कि भाई सिलेबस चेंज हो गया है ना। पहले बहुत सारे सब्जेक्ट आते थे सीजे जैसे ही, सिविल जज जैसे ही, लेकिन अभी क्या हुआ है कि सिलेबस चेंज हो गया है और 4 ही सब्जेक्ट हो गए हैं, है ना। तो उसमें से जो भी 2009 में जो भी एविडेंस एक्ट के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में प्रमाणित एवं स्वीकार करने हेतु प्रावधान किस साक्ष्य अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है ना। आप सभी को पता होगा कब से जोड़ा गया है। आईटी एक्ट 2000 के द्वारा क्या जोड़ा गया, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में प्रमाणित और स्वीकार करने हेतु प्रोविजन जोड़े गए थे, है ना। तो आईटी एक्ट किसके द्वारा, 2000 के द्वारा। आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। तो कहां पर बताया गया है, सेक्शन 5 में बताया गया है। क्या है, कॉर्नरस्टोन ऑफ द एविडेंस एक्ट है सेक्शन 5। और सेक्शन 5 में क्या बताया गया है कि भाई केवल फैक्ट इन इश्यू और रेलिवेंट फैक्ट का ही साक्ष्य दिया जाएगा। एविडेंस फैक्ट इन इश्यू और रेलिवेंट फैक्ट का ही देंगे, किसी अन्य का नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी। नेक्स्ट है, वे तथ्य जो दूसरे तथ्य से इस तरह से जुड़े होते हैं कि उसी तथ्य का हिस्सा कहे जा सकते हैं, उनको सुसंगत तथ्य कहा जाएगा। ठीक है, ये किसकी डेफिनेशन दे रहे हैं यहाँ पे, रेलिवेंट फैक्ट की, है ना। रेलिवेंट फैक्ट के बारे में बता रहे हैं कि भाई रेलिवेंट फैक्ट कौन से हैं, ठीक है। और ये बता रहा है कहाँ, कौन से सेक्शन के बारे में बात कर रहा है, सेक्शन 6 के बारे में बात कर रहा है कि भाई वे तथ्य जो दूसरे तथ्य से इस प्रकार से कनेक्टेड हो कि उसी फैक्ट का क्या कहे जा सकते हैं, पार्ट कहे जा सकते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, रेलिवेंट फैक्ट कहा जाएगा, चाहे वे उसी समय पर घटित हुए हो या अलग अलग समय पर घटित हुए हो। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, लागू नहीं होता। अभी अगर क्वेश्चन यहाँ पर होता कि कहाँ पर लागू होता है, तो कहाँ लागू होता है भाई, न्यायालय के समक्ष सभी जितनी भी न्यायिक कार्रवाई होंगी वहां पर एविडेंस एक्ट लागू होता है। अब क्वेश्चन है कि कहाँ पर लागू नहीं होता, तो एफिडेविट पर लागू नहीं होता और आर्बिट्रेशन के समक्ष जो भी कार्रवाई होती है उन पर लागू नहीं होता है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट, साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट कैसी विधि है, तो ये भाई कौन सा लॉ है, प्रोसीजरल लॉ है। कौन सा, प्रोसीजरल लॉ। आंसर होगा हमारा बी। देखिए, जो भी हमारे एविडेंस एक्ट के जितने भी अभी वीडियो हैं जो मैंने आपको पढ़ाया है, उसी में अगर आप एक बार आपने अगर सारी वीडियो देखी होंगी, सारे जो भी मैंने एमसीक्यू सॉल्व कराए थे उसी में अगर आपने देखा होगा उन्हें, तो आप देख रहे होंगे कि अभी तक जो भी क्वेश्चन आए हैं ना वो उन्हीं वीडियो में से, उन्हीं एमसीक्यू में से आए हैं, है ना। तो आप जरूर, अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार वो सारी वीडियोस भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, स्वीकृति एक कथन है। एडमिशन क्या है, एडमिशन की डेफिनेशन कहां पर दी गई है, सबसे पहले सेक्शन 17 में दी गई है। स्वीकृति क्या है, एक कथन है जो कि मौखिक हो सकता है, दस्तावेजी मतलब ओरल हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री हो सकता है, या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतरिष्ट कोई ऐसा कथन है जो कि किसी वादक तथ्य के बारे में क्या करता है, कोई अनुमान इंगित करता है। तो क्या है, स्वीकृति एक कैसा कथन है, मौखिक, दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतरिष्ट, उपयुक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो कह रहा है कि यह कि किसी मनुष्य ने कुछ सुना या देखा, क्या है भाई, एक तथ्य है, बिल्कुल है। यह कि किसी मनुष्य ने अमुक शब्द कहा, ये भी एक तथ्य है। यह कि किसी मनुष्य की अमुक ख्याति है, एक तथ्य नहीं है। ये हमारा क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि किसी मनुष्य की कोई अमुक ख्याति है, कोई रेपुटेशन है, ये भी क्या होगा, एक फैक्ट होता है ना। यह कि कोई मनुष्य अमुक राय रखता है, एक तथ्य है, बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट है, चरित्र शब्द जैसा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 55 में स्पष्ट किया गया है कि अंतर्गत
आता है। तो कैसा आता है भाई, जो चरित्र, जो कैरेक्टर आता है सेक्शन 555 में जो बताया गया है, तो वहां पर कैसे चरित्र की बात की गई है, वहां पर की गई है साधारण ख्याति की और साधारण स्वभाव की। क्या कि साधारण किसी पर्सन का कैसा कैरेक्टर है, उसका कैसा बिहेव है, कैसा उसका कंडक्ट है, आचरण कैसा है, इसके बारे में बात की गई है ना। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 लागू होती है। तो कहां पर लागू होती है, केवल दांडिक विचारण पर लागू होती है। अब दांडिक विचारण पर क्यों लागू होती है, ये किसकी बात कर रहा है, एक्सेप्शन की बात कर रहा है कि भाई आईपीसी में जो भी एक्सेप्शन दिए गए हैं, है ना, तो उन्हें कौन कौन उसे प्रूव करेगा, उसे जो प्रूव करेगा एक्यूज्ड पर्सन ही करेगा, है ना। तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा निरक्षर साक्षी पर लागू नहीं होती। तो कौन सी सेक्शन है, सेक्शन है 159। अब 159 क्यों है, ये भी क्वेश्चन अराइज होता है। तो भाई देखिए, सेक्शन जो 159 है रिफ्रेशिंग मेमोरी के बारे में बात करता है, स्मृति ताजा करने के बारे में, है ना, कि जो भी बात लिखी गई है उन्हें पढ़कर क्या किया जा सकता है, स्मृति ताजी की जा सकती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अनपढ़ होगा, पढ़ा लिखा ही नहीं होगा, तो वो पढ़ेगा कैसे, है ना। तो कौन सा सेक्शन है, 159। नेक्स्ट है, ए ने बी के विरुद्ध भूमि की डिग्री अभिप्राप्त की है, बी का पुत्र सी है, परिणाम स्वरूप ए की हत्या कर देता है, उस निर्णय का अस्तित्व क्या होगा। देखिए भाई, जब उसने भूमि की डिग्री अभिप्राप्त की, है ना, तो क्या किया, बी का पुत्र सी है, उसने क्या किया, जब उसने डिग्री प्राप्त कर ली तो इस परिणाम स्वरूप उसे गुस्सा आया, तो उसने क्या कर दिया, ए की हत्या कर दी, है ना। तो क्या होगा, यहाँ पर क्या दर्शित कर रहा है, ये बात क्या दर्शित कर रही है, ये बात ये दर्शित कर रही है कि वो उसका क्या है तो दिखा रही है कि उसके पास क्या मिल गया था, उसे मोटिव मिल गया था, है ना। सुसंगत है अपराध का हेतु दर्शित करने के नाते, आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट है, साक्ष्य का भार उस व्यक्ति पर होता है, किस पर होता है, जो चाहे तो तथ्यों का नकारात्मक दावा करता है या जो तथ्यों का सकारात्मक दावा करता है, ए और बी दोनों। तो हमारा आंसर क्या होगा, साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत भाई कौन, किस व्यक्ति पर भार होगा, इस बात का आंसर देंगे आप लोग, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो एविडेंस देने का, जो प्रूव करने का बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होता है ना, इसका आंसर आप देंगे। नेक्स्ट है, विबंध स्टोपल का सिद्धांत साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत प्रावधानित है। तो कौन सा सेक्शन है, सेक्शन है 115, और विबंध कहां से कहां तक है, 115 से 117 तक, है ना। और चैप्टर का नाम भी बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, कौन सा चैप्टर है। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के अधीन निम्नलिखित में से कौन सक्षम साक्षी नहीं है। देखिए भाई, धारा 118 में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति क्या दे सकेगा, साक्ष्य दे सकेगा, जब तक कि वो किसके कारण इतना वृद्ध नहीं हो गया है, या ऐसा उससे कोई क्वेश्चन पूछा गया है कि वो उसे समझ नहीं पा रहा है ना। तो जब तक वो क्वेश्चन को समझने में असमर्थ ना हो या उसका आंसर देने में असमर्थ ना हो, तब तक कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो, अभियुक्त हो, है ना, सब लोग क्या दे सकते हैं, एविडेंस दे सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल समझ आ गया होगा। तो अब बच्चा भी दे सकता है, अभियुक्त भी दे सकता है, क्योंकि वो क्वेश्चन को भी समझ रहा है और आंसर भी दे सकता है ना। लेकिन पागल, जो कि अपने पागलपन के कारण उससे किए गए प्रश्नों को समझ ले और उनका युक्ति संगत उत्तर देने से निवारित हो, तो वो क्या नहीं दे सकता, एविडेंस नहीं दे सकता। तो सक्षम साक्षी कौन नहीं है, जो कि क्वेश्चन को ही नहीं समझ पा रहा है, उसका उत्तर नहीं दे पा रहा है। नेक्स्ट है, एक विवाहित महिला के द्वारा आत्महत्या करने के दुष्प्रेरण से संबंधित प्रावधान साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में जोड़ा गया है। तो किस धारा में जोड़ा गया है भाई, ये जो प्रावधान है ये जोड़ा गया है 113 ए में, है ना, 113 ए में, और दहेज मृत्यु वाला कहां पर है, 113 बी में है। नेक्स्ट है, दांडिक कार्रवाई में स्वीकृति विसंगत है, कब विसंगत है, जबकि उत्प्रेरणा द्वारा की गई और धमकी या वचन द्वारा की गई हो, उपयुक्त दोनों। और कौन सा सेक्शन बात करता है इसकी, सेक्शन बात करता है 24, क्लियर। नेक्स्ट है, स्वीकृतियां क्या है,
स्वीकृतियां निश्चयात्मक सबूत नहीं है, लेकिन क्या कर सकती हैं, विबंध कर सकती हैं। अपने लास्ट वाली वीडियो में मैंने बार बार ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताया है। ये कहाँ पर डिफाइन किया गया है, ये बताया गया है सेक्शन 31 में। ओके, नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में संशोधन किया गया है। तो कौन सी धारा में संशोधन किया गया है भाई, वो किया गया है सेक्शन 154 में, पक्षद्रोही साक्षी वाला उपबंध में क्या किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है। नेक्स्ट है सूचक पर्सन कब पूछा जा सकता है। तो सूचक पर्सन भाई प्रति परीक्षा में पूछा जा सकता है। कब, प्रति परीक्षा में, क्रॉस एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट है जीवन की उपधारणा संबंधित है। जीवन की उपधारणा कहाँ संबंधित उपबंधित है, सेक्शन 107 में। नेक्स्ट है अन्य व्यक्ति की राय भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन निम्नलिखित में से किन अपराधों को साबित करने हेतु सुसंगत नहीं होगी। तो कौन से अपराध ऐसे होंगे जिनके बारे में अन्य व्यक्ति की राय क्या नहीं है, रेलेवेंट नहीं है। तो वो अपराध होंगे आईपीसी के अंतर्गत 494, 495, 497 और 498 वाले अपराध। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के अधीन विशेषज्ञों की राय नहीं ली जा सकती। तो किस बात के बारे में ली जा सकती है, हस्तलेख की अनन्यता पर ली जाती है, विदेशी विधि पर ली जाती है, विज्ञान या कला की बात पर ली जाती है, लेकिन कहाँ पर नहीं ली जाती, भारतीय विधि के मामले में किसी विशेषज्ञ की, एक्सपर्ट की राय नहीं ली जाती है ना। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के अधीन उपधारणा है। कैसी उपधारणा है, न्यायालय उपधारणा करेगा, न्यायालय उपधारणा कर सकेगा, निश्चयात्मक सबूत या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस प्रकार की उपधारणा है भाई, वो जो उपधारणा है वो किस प्रकार की है, तो भाई वो है उपधारणा कर सकेगा। उपधारणा कर सकेगा को कहाँ डिफाइन किया गया है, उपधारणा करेगा, उपधारणा कर सकेगा को किया गया है सेक्शन 4 में, है ना। नेक्स्ट है मौखिक साक्ष्य होना चाहिए। मौखिक साक्ष्य कैसा होना चाहिए, मौखिक साक्ष्य कैसा होना चाहिए, प्रत्यक्ष होना चाहिए, है ना। मौखिक साक्ष्य सदैव क्या कहा गया है, मौखिक साक्ष्य सदैव प्रत्यक्ष ही होना चाहिए। और इसके एक्सेप्शन है फिर, है ना। तो एक्सेप्शन आपको याद कर लेने हैं, जैसे कि कौन सा, मृत्युकालीन कथन हुआ, रेस जस्टिस हुआ, तो ये सब क्या है, मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। अनुसूत साक्ष्य मतलब हियर से एविडेंस को एविडेंस नहीं माना जाता, इसकी एक्सेप्शन है, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि मौखिक साक्ष्य सदैव प्रत्यक्ष ही होना चाहिए, अनुसूत साक्ष्य जो है, हियर से एविडेंस जो है वो मान्य नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता से संबंधित है। तो कौन सी धारा है भाई, धारा है 65B। कौन सी है, 65B, ठीक है। 2009 के जितने भी क्वेश्चन थे एपीओ के एविडेंस एक्ट से रिलेटेड वो सारे मैंने डिस्कस कर लिए हैं। थैंक यू सो मच।